Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know कि हम DSSB PGT कॉमर्स जो जुलाई 2018 में हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन. माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम 6 इसके सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो और देख सकते हो उसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PGT हो, TGT हो, किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे. आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम 120 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं. ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह है. द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 20%. एक ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल के ऊपर 20% का प्रॉफिट दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट दे रखी है गुड सोल्ड 1 लाख. द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट विल बी. तो इसमें पूछ रहा है कि जो अमाउंट होगी ग्रोस प्रॉफिट की वो क्या होगी. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उसको सेल किया 100 पर. ठीक है, और उस पर 100 पे अगर सेल किया तो उसने प्रॉफिट कितने का लिया था उसके ऊपर 20 का. सो दैट उसकी कॉस्ट कितने की होगी 80 की. मतलब 80 की कोई चीज़ होगी, उसमें अगर वो 20 रुपीज़ ऐड करके सेल करे तो कितने, उसको 100 रुपीज़ में सेल करेगा तभी तो उसको 20 का प्रॉफिट मिलेगा ना. तो इसका मतलब 20 प्रॉफिट मिल रहा है उसको 80 के ऊपर, तो इसका रेशियो किया गया 1/4. मतलब अगर कोई चीज़ 4 रुपये की है तो उस पर वो प्रॉफिट ले रहा है 1 रुपये का. तो इस तरह से अगर हम बात करें 1 लाख जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इस पर प्रॉफिट हमें निकालना है. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 लाख जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, मतलब इसके रेशियो से कर देंगे तो कितना आएगा 25,000. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. दैट इज 122. ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन द डीलिंग विद दीज पीपल. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ. वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन किससे बनता है, पीपल से बना होता है, और उसकी जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस पर डिपेंड करती है, डीलिंग विद द पीपल. ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल. किसका फंडामेंटल है, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, गिरी अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच. तो हमने इससे पहले भी इसी DSSB के एग्जाम के हमने जो सोल्यूशन किया उसमें इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसको डिस्कस भी कर चुके हैं. तो राइट ऑप्शन होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. चलिए 123. अ फर्म हैड अ कैपिटल बैलेंस 1 लाख. एक फर्म है उसका कैपिटल बैलेंस है 1 लाख रुपए का. बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग की बात कर रहा है. जब हम ओपनिंग की बात करते हैं तो इसके पास 1 लाख रुपीज़ का ओपनिंग है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैड टोटल एसेट. जब एंड की बात करते हैं, एट द एंड में इसके पास असेट है 1,50,000 की. ठीक है, और लाइबिलिटी है इसके पास, लाइबिलिटी इसने दे रखी है 70,000 की, और इसने कह रहा है विड्रॉ कर लिए 30,000. टोटल विड्रॉ ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज 30,000. विड्रॉ इसने कर ली 30,000. मतलब तो एक तरह से लाइबिलिटी जो थी वो 70,000 की थी, विड्रॉ उसने कर लिए 30,000. तो एक तरह से हम देखें तो जब स्टार्टिंग वो कितने रुपए लेके चला था 3 लाख 1 लाख. और अगर उसने जो उसकी जो लाइबिलिटी उसने जो विड्रॉ किए थे इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं एसेट में से ही, क्योंकि वो है तो अभी एसेट, उसको वापस तो करनी है, वो विड्रॉ किए हैं, तो कितने हुए उसके पास 180. एक्चुअल में उसके पास जो उसने कमाई की है, मतलब 1 लाख का उसने कितने बना लिया 180 बना लिया, जिसमें 70 का उसके पास क्या है लाइबिलिटी है. तो कितने बचेंगे 110. 1,10,000 उसने लास्ट में जो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट निकला वो था एसेट जो निकली. तो 1 लाख में से अगर हम लेस कर देते हैं 110 या 110 में से लेस कर देते डिडक्ट कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड ईयर का जो था, एंड ईयर की जो वैल्यू आई उसको हम अगर डिडक्ट करते हैं ओपनिंग से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 का. तो राइट ऑप्शन इज थर्ड. क्योंकि देखिए कैपिटल क्या होती है, असेट माइनस लाइबिलिटी होती है ना, हम उसी को लेकर चले थे. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 124. ए कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर एन इक्विपमेंट दैट कॉस्ट ₹28,000. एक कंपनी है यूज़ करी स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए और एक इक्विपमेंट के ऊपर जो जिसकी कॉस्ट है 28,000. उसकी सालवेज वैल्यू दे रखी है 3,000 एंड हैज़ अ 5 ईयर यूजफुल लाइफ. मतलब अगर
ये जो प्रोडक्ट, ये इस इक्विपमेंट की जो वैल्यू दे रखी है, इसको वो यूज़ करता है तो लास्ट में यूज़ करने के बाद भी 5 साल बाद उसकी वैल्यू 3,000 उसको फिर भी मिल जाएगी, ठीक है, बच जाएगी मीन्स उस इक्विपमेंट की। तो एक तरह से बात करें तो 28,000 में से अगर हम सॉल्वेज वैल्यू निकाल देते तो कितना बचेगा यूज़फुल लाइफ उसकी, यूज़फुल वैल्यू कितनी बचेगी 25,000। और इसी के ऊपर उसको कितना देना है 5 ईयर देना है डेप्रिसिएशन। तो एक तरह से हमारा पर ईयर वो कितना देगा 5,000, मीन्स उसको 5,000 डेप्रिसिएशन वो डिडक्ट कर लेगा एवरी ईयर। तो 5,000 वो जब 1 ईयर में डिडक्ट कर रहा है डेप्रिसिएशन, तो 3 ईयर्स में कितने होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितने आ जाएंगे 15,000। तो इस 15,000 को अगर डिडक्ट कर देते हैं मतलब क्योंकि हमें 3rd ईयर की निकालनी है ना, समझ रहे हैं ना, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, एंड क्योंकि हमें 3rd ईयर की बुक वैल्यू निकालनी है, तो अगर 15,000 को इसमें से 28,000 में से डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितनी आएगी 13,000। मीन्स जो लास्ट जो 3rd ईयर होगा उसमें उस एसेट की वैल्यू 13,000 रुपये बच जाएगी, ठीक है। राइट ऑप्शन इज 4th। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 125। इफ़ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कहते हैं ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50 यूनिट्स का, जो फिनिश्ड गुड है उनकी वैल्यू है 10, पर उसकी बता रहा ईच की बात कर रहा हूँ, मतलब हम ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग स्टॉक 50 × 10, ठीक है, ये दे रखा है। द एवरेज यूनिट कॉस्ट 500 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कहता है उसने ड्यूरिंग द ईयर 500 यूनिट प्रोड्यूस की, जिसकी उसने वैल्यू लगाई 8.90। विच मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन गिव्स अ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ 9 पर यूनिट। वो कहता है उसने लगाई तो इतनी वैल्यू, मतलब लेकर चला हो, लेकिन वो कहता है कौन सी वैल्यू लगाए कि इन दोनों को अगर आपस में जोड़े, भाई ओपनिंग को भी क्लोजिंग को भी, तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी आए 9 पर यूनिट आए। उसके लिए वो क्या करेगा, देखिए इस तरह के लिए क्या करेगा, देखो बीच का देखो आप, देखो पहले तो कितने ले रहा था 10 की वैल्यू थी स्टार्ट जब उसने किया था तब ओपनिंग स्टॉक, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 8.9, और बीच की हमें लेनी है 9, इन दोनों के बीच में ही तो लेनी है 10 और 8.90 के बीच में हमें लेनी है कॉस्ट, स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है जो है जो 9 आनी चाहिए। तो एक तरह से एवरेज है ना, अब चल के देखिए तो इन दोनों का एवरेज निकाल रखा है उसने। तो राइट ऑप्शन वैसे डायरेक्टली आप लगा सकते हो वेटेड एवरेज से कि राइट ऑप्शन है सेकंड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि देखो ओपनिंग स्टॉक उसने लगाया 500 का, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, चलो ओपनिंग स्टॉक की बात करें 500 थी, क्लोजिंग की बात करें तो 500 × 10, नहीं सॉरी 8.90, जो कितना आएगा जो आएगा 4950, ठीक है 4950, मतलब अगर 500 का 8.90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आएगा 4950, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा भाई, ओपनिंग की वैल्यू और क्लोजिंग की वैल्यू जो ऐड कर दीजिए तो कितनी आएगी दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम दोनों के ऐड करते हैं तो आएगी, देखिए ऐड कीजिए 500 ऐड करना ना इसमें 0545, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है दोनों को ऐड करके इसका एवरेज कितना है भाई 50 उसने पहले यूनिट थी और बाद में जो एंड ऑफ द ईयर उसने 500 प्रोड्यूस की, तो टोटल कितनी है 550। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा वेटेड एवरेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्राइस ऑन goods and services sold by one member of a corporate family to another such as from parent to its subsidiary in the foreign country। वो कहता है कोई कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को फॉरेन कंट्री में अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, उस प्राइस को हम क्या करेंगे, किस प्राइस पे वो ट्रांसफ़र करेगी। मतलब अपने पेरेंट कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी को अगर गुड्स और सर्विसेज दे रही है, सोल्ड कर रही है, तो किस पे कौन सी प्राइस पे करेगी, इंपोर्ट पे करेगी, एक्सपोर्ट पे करेगी, ट्रांसफ़र पे करेगी, आर्म लेंथ पे करेगी। देखो इनका तो आपको पता नहीं हो पाएगा, तो राइट ऑप्शन इज 3rd। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब। वो कहता है इनमें से कौन रेफर करता है प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब।
जब हम जॉब की बात करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जॉब डिज़ाइन, जॉब एनालिसिस, वर्क स्टडी या वर्क फ्लो एनालिसिस। देखिए जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, इसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है, कि भाई जो जॉब की जो क्या क्या कौन कौन से उसमें कौन सा वर्क स्टेशन होगा, कैसे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, या फिर कौन उसको कंप्लीट करेगा उस जॉब को, उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या उसको कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो किस में होता है, जॉब एनालिसिस में होता है, ठीक है। तो किसका पार्ट होता है, जॉब एनालिसिस का। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द 3 कॉलम बुक इज ट्रू। इनमें से कह रहा है, कहता कौन सा स्टेटमेंट है जो कंसर्न करता है 3 कॉलम बुक के लिए। तो इसको पढ़िए, द बैंक कॉलम कैन हैव ईदर अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। कोई बैंक कॉलम है, उसका या तो बैंक कॉलम जो 3 कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो कॉलम होगा बैंक का, कैन हैव ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यही सही है ना, ट्रू ही तो पूछा इसने। इसका मतलब ये 3 जो हम आगे रीड करेंगे ये सब रॉन्ग हो गए। तो कोई भी बैंक कॉलम होगा किसी भी कैश बुक का 3 कॉलम बुक में, उसका जो या तो वो क्या होगा, डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए डेबिट विल कोज द बैलेंस इन द लाइबिलिटी अकाउंट। कहते हैं जब डेबिट करते हैं किसी लाइबिलिटी अकाउंट को तो क्या होता है, उससे लाइबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, अक्यूमुलेट हो जाती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, राइट ऑफ कर देते हैं। देखिए लाइबिलिटी का क्या नेचर है, जब हम LIC हमने सुना है ना भाई, क्या है हमारी लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। जब ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो क्या होगा इस पर, डिक्रीज। राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे, अ कॉन्ट्रा एंट्री इज इन द कैश बुक वुड इंक्लूड। कहता कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे हम कैश बुक में तो क्या होगा, कैश बुक की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम रीड करते हैं, अ टोटल अप बैंक एंड कॉस्ट कॉलम एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट। जब होगा कॉन्ट्रा एंट्री, देखो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, जब कैश बुक की बात करें, जब हम कैश इंक्रीज करते हैं, मतलब कैश निकाल लेते हैं बैंक से, तो हमारा बैंक क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। और जब हम कैश को उसमें डाल देते हैं तो बैंक तो इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है इसके अंदर, मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और ये किस में होता है, कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 131, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा नॉट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, नहीं कि मतलब एक इसमें है और 3 नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या इंटरनल या एक्सटर्नल है, आपको बताना होगा। लेबर वर्क मार्केट कंडीशन, लेबर की जो मार्केट कंडीशन है वो इंटरनल फैक्टर होगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर एक्सटर्नल। एबिलिटी ऑफ पे, देखो एबिलिटी ऑफ पे की जब बात करते हैं तो किस में आता है, वो इंटरनल में आता है, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, एन एरर wherein an invoice from a supplier of electric equipment has been debited to the electricity account is known as। वो कह रहा है एक एरर आया है, क्यों आया है कि भाई सप्लायर ने कोई इन्वॉइस सेंड किया इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, और उसको डेबिट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में। तो ये किस तरह का एरर है, कंपनसेटरी कंपनसेशनिंग एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए कोई चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, मतलब हम बात करें जो हमारी एक्सपेंस हो रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी एक्सपेंस है, और इसको एसेट के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ अगर हम उसमें इंक्लूड कर दिए हैं तो एक तरह से क्या होगा, ये प्रिंसिपल एरर होगा। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट 133, अ सेल ऑफ 25,000 टू ए। एक सेल की गई 25,000 की, किसको, ए को। एंटर्ड एज अ सेल टू बी, उसको एंटर कर दिया गया बी के लिए, मतलब ए का अकाउंट करना था, डालना था वो सेल, और किस में डाल दिया, बी में। तो ये अब किस तरह की उसने एरर की है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग या एरर ऑफ कमीशन। आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है। देखो ये किस तरह की, एक तरह से कमिट हुई है ना भाई, उसको ए में ए का काउंट करना था सेल,
और उसने कर दिया किसको, बी में एंट्री कर दी। तो अब ये किस तरह की होगी, ये कमिट हो गई है, तो राइट ऑप्शन इज कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। चलिए नेक्स्ट पे 134, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपेयरिंग ए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हम बना रहे हैं शेड्यूल ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस कहते हैं कौन सा रूल है, रूल स्टैंड ट्रू। इनमें से कुछ रूल्स दे रखे, कौन कौन से रूल हैं जो ट्रू रहेंगे जब हम ये प्रिपेयर करेंगे। तो एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, कहते हैं जब हमारे इसमें क्या होगा, जब हम ये बनाएंगे तो करंट इंक्रीज कर देंगी, करंट एसेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखिए हमारी जो क्या होती है, कैपिटल की बात करें तो एसेट माइनस लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। जब अगर हमने पहले वाला सही कर दिया तो रॉन्ग होगा। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर इंक्रीज कर देंगे लायबिलिटी को, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, ये डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन वर्किंग, अगर ऊपर वाला हमने सही कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला रॉन्ग होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए एंड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड कंपोनेंट इन द कंपनसेशन पैकेजेस। फिक्स्ड कंपोनेंट की बात है, कोई कंपनसेशन देना है हमें, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि फिक्स्ड कंपोनेंट हम किसको लेकर चलेंगे, बेस सैलरी को, गेन शेयरिंग को, इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस को, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग को। देखो प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक वाला या गेन शेयरिंग, ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, फिक्स्ड तो नहीं होते, लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, जो बेसिक लेकर चलते हैं, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। 136, अहमद इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू ले रहा है कौन, अहमद, फॉर हायरिंग सेल एग्जीक्यूटिव, इसको सेल एग्जीक्यूटिव है हायर करने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ही नीड्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, अब उसके लिए उसको पर्सनैलिटी जाननी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड ही यूजेज, अब इंटरव्यू के लिए उसको कौन सा मेथड यूज़ करना होगा अगर वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानना चाहता है। तो डेप्थ इंटरव्यू लेगा, या फिर रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन पर्सनैलिटी का नहीं पता चलेगा, रेफरेंस चेक इधर उधर से भी नहीं पता चलेगा, डेप्थ इंटरव्यू ये भी कहीं तरह से इंटरव्यू कितने भी डेप्थ ले ले, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का नहीं पता चल सकता। लेकिन उसको इंक्लूड करना पड़ेगा साइकोलॉजी टेस्ट, कि अगर वो साइकोलॉजी को ही उसकी को रीड कर लेगा, उसको ही चेक कर लेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी का उसको पता चल जाएगा। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एरर कौन सा होता है, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस का मतलब अलग अलग से दिखाई दे, ठीक है, कि वे दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है। तो इस तरह का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए परचेज ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इसमें कोई ऐसा नहीं है। कैश सेल ऑफ 300 रोंगली एंटर्ड इन द सेल बुक, बिल्कुल नहीं। डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट, एक डेबिट कर दिया उसने रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। देखिए कोई रिपेयर अकाउंट था, रिपेयर अकाउंट को डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड, उसने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन उसने रिपेयर अकाउंट को कर दिया, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है। राइट ऑप्शन इज थर्ड। 138, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फर्नीचर फॉर 90,000, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका फर्नीचर है 90,000 का, कैश है 1 लाख, डेटर है 10,000 और अदर एसेट है 1,000 की। ओनर्स इक्विटी दे रखी है उसने 90,000, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लायबिलिटी अगर हमें निकालनी तो हमें देखो इक्वेशन का पता है, कैपिटल क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी होती है, और हमें क्या निकालते हैं, लायबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एसेट अगर लायबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एसेट में से देखो एसेट में से मतलब कैपिटल को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट हमारी कौन कौन सी है, देखो हमारा फर्नीचर ये भी एसेट है, हमारे डेटर भी एसेट है, हमारा कैश भी एसेट है, और हमारी जो 1,000 की अदर एसेट है वो तो है ही एसेट, और इक्विटी या कह सकते हो आपकी लायबिलिटी कैपिटल वो क्या है 90,000। तो टोटल देखो 90,000 तो ये हो गई, 90 में 1 लाख की तो 190 में 10 तो 2 लाख 1,000, 2,01,000 जो थे
2 लाख में से हम लेस कर देंगे क्या 90,000 जो कैपिटल है वो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी लाइबिलिटी आ जाएगी, जो बचेगी हमारी कितनी 1,11,000। ठीक है, राइट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बतानी है हमें, कौन सा एग्जाम्पल है, मोर्टरेज, क्रेडिटर्स, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या फिर अकाउंट पेबल। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लॉन्ग टर्म नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म है, अकाउंट पेबल भी और क्रेडिटर भी हमारे क्या होते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, लेकिन मोर्टेज क्या है हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म है। देखो मोर्टेज का मतलब क्या है कि आप कोई भी अपनी फिक्स्ड एसेट है उसको गिरवी रखकर लोन उठा लेते हो तो आपकी मोर्टेज है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज 1 ए मीन्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं 150 में, अजय इज़ अ प्रोग्रामर। एक अजय प्रोग्रामर है एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी का, वो 5 साल से काम करने लग रहा है उस कंपनी में। हैज़ परफॉर्म वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया, बट सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम से कुछ महीनों से उसके साथ कुछ इशू आ रहे हैं, फॉलोइंग इश्यूज आ रहे हैं। ही रिएक्टेड बैडली इन द मीटिंग वैन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू हिम। उसको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसने मीटिंग के अंदर बैडली बिहेव किया, रिएक्शन बहुत रॉन्ग था उसका, मतलब बैड था। सेकेंड, ही ऑफ्टन कम्स लेट टू ऑफिस में वो लेट आना स्टार्ट कर दिया उसने। ही इज़ विद फॉरवर्डिंग हीज रेज्यूमे टू रिक्रूटर्स, मतलब वो दूसरे जो रिक्रूटर्स हैं दूसरी कंपनीज है उसके अंदर वो रेज्यूमे डालना स्टार्ट कर दिया उसने। ही ऑफ्टन कंप्लेन्स अबाउट द वर्किंग कंडीशन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। और वो क्या है, वो वहाँ की वर्किंग कंडीशन के लिए वो आजकल क्या कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था। उससे क्या इंडिकेट्स होता है, वो हाईली मोटिवेटेड है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद जॉब, ही इज़ अ स्ट्रेस, ही इज़ अंडर स्ट्रेस या फिर ही वांट्स प्रमोशन। देखिए इस तरह के जो उसके इश्यूज़ हैं उससे पता चल रहा है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 141, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व टू फॉर्म अ सेंस ऑफ कॉमन पर्पस। वो कहता है एक ऐसा प्रोसेस जिसका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उनको एक ही डायरेक्शन में इन्वॉल्व करना कि भाई ये आपका मोटिव है और वो आपका कॉमन है, सेंस कॉमन पर्पस, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए उनको इकट्ठा कर लेना, उनको इन्वॉल्व कर लेना। तो क्या कहेंगे इसको, इंटीग्रेशन कहेंगे, अमेलगमेशन कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे। तो इंटीग्रेशन, राइट ऑप्शन इज इंटीग्रेशन, मतलब सब एक साथ मिलकर एक ही कॉमन गोल के लिए मतलब स्टेप्स ले रहे हैं या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब एक रूपता, एक साथ एक काम करना एक ही सेंस में। नेक्स्ट पर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर मतलब उसको लेबर से रिलेटेड है, उसका वेलफेयर रखना है उस ऑफिसर को, वो बताना है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है। प्रमोट करना वेलफेयर स्कीम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स, यस वो उसकी ड्यूटी में इंक्लूड होता है, उसका काम ही यही होता है कि प्रमोट करता है ऐसे स्कीम्स और ट्रेनिंग जिससे वर्कर्स डेवलप हो पाए, है ना। सेकेंड है सोल्विंग फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर, यस वो उनकी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व करने की कोशिश करता है कुछ हद तक। ठीक है, कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, देखो आर्बिट्रेटर नहीं होता बल्कि वो एक तरह से मीडिएटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंडक्टिंग मीडिएटर, ये सही है। कंडक्टिंग एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग बिल्कुल रॉन्ग है। सोल्विंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, वो भी सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए 1 2 1 2 4 एंड 1 2 4 एंड 6। चलिए राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 143, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टूल्स applied for getting all the employees focused on continuous improvement in the eyes of customer is properly known as। वो कहता है ऐसे सेट ऑफ कॉन्सेप्ट और टूल्स, आप ऐसे कॉन्सेप्ट और टूल्स ले रहे हो, उनका सेट ले रहे हो जिनको अप्लाई करके आप क्या करने चाहते हो, वो एम्प्लॉयज़ टोटली फोकस कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की, मतलब हम जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली करें इन द आई ऑफ कस्टमर इज़ पॉपुलरली नोन एज, कि कस्टमर की आइज़ में वो क्या करें, ये दिखाएं कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, देखो कोई इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, आज इम्प्रूवमेंट क्या कल उससे भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के इम्प्रूवमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, कस्टमर ओरिएंटेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल या कॉस्ट कंट्रोल। देखो आप इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो और साथ में और भी लगातार कर रहे हो तो उसको करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, ओके। नेक्स्ट 144, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन कमिंग इनटू अ कंप्यूटर दैट इज बैड। कहते हैं
कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है किसी कंप्यूटर में बैड है, वो बैड फॉर्म में है, रॉन्ग है, और या फिर इनकरेक्ट है, एंड विल इम्प्रॉपरली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन आई है और वो रॉन्ग है, बैड है और इम्प्रॉपर है, और उसकी वजह से जो डिसीजन है वो भी क्या लिए जा रहे हैं, रॉन्ग लिए जा रहे हैं, तो उस टर्म को क्या कहेंगे, टर्म की पूछ रहे हैं, टर्म को पूछ रहे हैं वो। स्क्रब टर्म डाटा बोलते हैं, मैनिपुलेटेड डाटा बोलते हैं, टेंटेड डाटा बोलते हैं, गीगो बोलते हैं। गीगो मीन्स होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आपके सिस्टम में गार्बेज आएगा तो जो इससे जो इन्फॉर्मेशन, जो इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो भी क्या रहेगा, गार्बेज ही होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एपिसोड। कन्फ्लिक्ट एपिसोड के बारे में आप जानते होंगे। कहता है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब 3 हैं इसमें स्टेजेस में, 3 तो स्टेज के पार्ट है लेकिन 1 नहीं है। प्रिसीव्ड कन्फ्लिक्ट, फेल्ट कन्फ्लिक्ट, लेटेंट कन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इसमें 4 आते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बता दूं। सबसे पहले कौन सा था, लेटेंट। लेटेंट में क्या होता है, ये वाला लेटेंट जो फर्स्ट पे आता है, ये फर्स्ट कंडीशन पे होता है कि वो ऐसी स्टेज होती है जिसमें पार्टिसिपेंट जिनके बीच में, जिनके आसपास कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। ठीक है, ओके, ये लेटेंट होता है। उसके बाद स्टेज आती है परसीव्ड की, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगता है कि हाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहले लेटेंट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड परसीव्ड, थर्ड क्या है हमारा फेल्ट, मतलब अब लोगों, मतलब वहाँ के जो वर्क फोर्स है उसके अंदर एंग्जाइटी आ गई है, स्ट्रेस आ गया है, मतलब क्योंकि उनको कन्फ्लिक्ट का पता चल चुका है। थर्ड स्टेज आती है उसको फेल्ट की। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ जो स्टेज होती है उसके अंदर होता है मैनिफेस्ट में क्या होता है, अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ओपन हो चुकी है सभी के सामने। ठीक है, और फिफ्थ जो स्टेज होती है उसके अंदर होता है आफ्टरमैथ में क्या होता है, आफ्टरमैथ में अब हमारे पास जो मान लो प्रॉब्लम आ गई है, कोई कन्फ्लिक्ट आ गई, तो उसको रिजोल्व तो किया जाएगा ना, उस कन्फ्लिक्ट को, उसको ओवरकम किया जाएगा, उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अब क्या होगा, आफ्टरमैथ। तो राइट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ, मतलब फोर्थ इनमें नहीं आता, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट इसमें नहीं आएगा स्टेज में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 146 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट, क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट डे टू डे एक्टिविटीज़। देखिए यही ऑप्शन राइट है कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी करते हैं और साथ में दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ शेयर भी करते हैं, क्योंकि हमें अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 147। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एड्रेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वो कहते हैं कौन सी नीड होती हैं जिनको एम्प्लॉयज़ आर एड्रेस बाय ह्यूमन, एम्प्लॉयज़ को एड्रेस किया जाता है बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जो HRP है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 148। डैश इज स्पेशली टेलर्ड फॉर द यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट हिज डिसीजन मेकिंग। वो कहता है इनमें से कौन सा है जो स्पेशली टेलर्ड है, किसके लिए, यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट हिज डिसीजन मेकिंग। भाई कोई ऐसी, इनमें से कोई ऐसे टर्म है जो यहाँ पे यूज़ की जाती है किसके लिए, कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्या है, DBS है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, CBS, MSS या फिर ESS। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ओके, चलिए, तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। 149, ए स्ट्राइक बिकम्स इलीगल इफ इट इज रिजोर्टेड टू। कहता है एक कोई स्ट्राइक हो रही है, वो कब इलीगल मानी जाएगी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। मतलब बेटी को पेंडेंसी चल रही है, मतलब जो अधिकारी था उसके ऊपर वो पेंडेंसी है, मतलब काम किया जा रहा है उसके ऊपर अभी, लेकिन उस पर रिजल्ट अभी आया नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन में अगर कोई स्ट्राइक होती तो इलीगल मानी जाएगी। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द लेबर कोर्ट में भी अभी जो प्रोसीडिंग है वो चलने लग रही है, पेंडिंग है, उसका भी कोई एक तरह से डिसीजन नहीं आया लास्ट फाइनल, तो उससे पहले अगर कोई स्ट्राइक की जाती है वो भी क्या होगी, इलीगल होगी।
ठीक है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर ने भी अगर प्रोसीडिंग जो उसकी प्रोसीडिंग है उस कन्फ्लिक्ट की, उस स्ट्राइक के रीज़न की, अगर वो भी पेंडिंग चल रही है तो भी, विदाउट गिविंग 6 वीक्स नोट्स ऑफ द स्ट्राइक, ये भी सही नहीं है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्ट्राइक नोटिस पीरियड, स्ट्राइक नोटिस से पहले ही, मतलब एक्सपायर होने से पहले ही अगर वो क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। मतलब उन्होंने स्ट्राइक नोटिस दिया 10 डेज़ का, अगर 10 डेज़ के बाद अगर हमारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जाएगा तो हम स्ट्राइक कर देंगे। अगर उससे पहले ही वो स्ट्राइक करते हैं तो वो भी इलीगल माना जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर मीडिएशन, देखिए अब यहाँ पे पता ही आंसर क्या हो सकता है। राइट ऑप्शन इज 4th। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 150. A need to discover what we are and to develop to the fullest potential refers to, एक इस तरह की नीड जिसमें डिस्कवर किया जाता है कि हम डेवलप टू फुलेस्ट, अपने आप को फुलेस्ट मतलब दिखाना, पोटेंशियल दिखाना अपनी, उसको क्या कहेंगे, अपने आप को डिस्कवर करना टू द फुलेस्ट और पूरी पोटेंशियल के साथ, उसको क्या कहेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ नीड्स, एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स। ये हमने पहले भी किया हुआ इसी सीरीज में। राइट ऑप्शन इज 1st। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़े रहिए आप कॉमर्स की किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।